हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है 2030 weapons will make India a superpower. इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट। अच्छा, इंडिया कोई वेपन्स बनाने लगा है जो कि इंडिया को सुपर पावर बना देगा और वो भी 2030 तक। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन से वेपन्स है भाई इंडिया के पास जो कि सुपर इंडिया पावर के पास बनाएगा। बहुत कुछ है। इंडिया के पास बहुत कुछ है। क्या है कैटरीना, क्या है? सुपर जाहिर सी पावर। बात है, सुपर पावर। खैर लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि मतलब इसके अंदर क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। दीपक। तो वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा और सोच के आए होंगे कि ऐसे कौन से वेपन्स हैं जो इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे। देखो, वेपन्स का मतलब हमेशा वही हथियार नहीं होते जो हम वॉर में या फिर वैसे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, इंडिया अपने नाम के साथ ही वैसे ही एक सुपर पावर है। अच्छा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में उन वेपन्स से लेकर के जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उन वेपन्स तक जिनके बारे में आप इतनी जल्दी नहीं सोच पाओगे, उन सब के बारे में बताऊंगा जो आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत के वर्चस्व को और बढ़ाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनना है, सोच सकते हो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट हो। एक है इकोनॉमिकल और मिलिट्री वाइज बहुत स्ट्रांग होना। बोलते हैं ना, एक पावरफुल इंसान कौन है? पैसा बहुत हो और फिजिकली स्ट्रांग हो, मस्त पावरफुल माना जाएगा उसको। ये जनरल थिंकिंग है। सेम ऐसा ही केस कंट्रीज के लिए भी है। पावरफुल कंट्री कौन सी? जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और मिलिट्री वाइज सबके छक्के छुड़ा सके। इस वक्त इंडियन मिलिट्री फोर्स दुनिया में चौथी सबसे स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स है। और अगर थोड़ा सा पास्ट में जाओगे आपको पता लगेगा कि वेपन्स एक्सपोर्ट करके बहुत सी कंट्रीज आज सुपर पावर बनी है। अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है इसमें, लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पास्ट में यूएसएसआर यानी आज का रशिया, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, ये सभी वो कंट्रीज हैं जिनके पास एक बड़ा अमाउंट में पैसा कहां से आया? हथियार बेच के। और ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, आज भी कई कंट्रीज अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं हथियार बेच के। तो एक तरीका इंडिया का अगले सुपर पावर की लिस्ट में खड़े होने का ये है कि इंडिया भी वेपन्स को एक्सपोर्ट करना शुरू करे। इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस दुनिया में कई डेवलप्ड कंट्रीज की मिलिट्री फोर्सेस के मुकाबले भी काफी ज्यादा एडवांस है और मिलिट्री स्पेंडिंग इंडिया ठीक ठाक करता है। तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है हम मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में। लेकिन क्या इंडिया के लिए ये रास्ता खुला है? यानी क्या इंडिया वेपन्स को एक्सपोर्ट करके कमा सकता है? क्योंकि इंडिया तो अभी भी बहुत बड़े अमाउंट में एडवांस वेपन्स रशिया, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसी कंट्रीज से खरीदता है। लेकिन इंडिया जितना पहले डिफेंस के वेपन्स को एक्सपोर्ट किया करता था, आज वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 8-9 सालों में इंडिया ने $8 बिलियन से भी ज्यादा के डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट किया है। और ये इंडिया ने ना सिर्फ कोई छोटी मोटी कंट्रीज को किया, बल्कि फ्रांस, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी इंडिया का परसेंटेज उस वेपन एक्सपोर्टिंग लिस्ट में जो दुनिया एक्सपोर्ट करती है 0.5% भी नहीं है। इसका मतलब भारत दुनिया में 0.5% के आसपास ही वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। तो ये इंक्रीज कैसे होगा? देखो, इंडिया के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो बहुत ही यूनिक है, काफी महंगे हैं। अगर इंडिया को अपना एक अच्छा परसेंटेज शेयर दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में चाहिए है तो उन्हें उन्हीं वेपन्स को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मोस, रशिया के साथ बनाई गई हमारी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस ने अभी कुछ समय पहले ब्रह्मोस को खरीदा था और रशिया ने अभी ब्रह्मोस से यूक्रेन के कोस्टल शहर पे हमला किया। रशिया ने 7 ब्रह्मोस दागी और एक ब्रह्मोस को भी यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। 7 की 7 जाके टारगेट पे लगी। इसने दुनिया में ब्रह्मोस की पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी है क्योंकि ये है ही इतनी पावरफुल। और अब बहुत से देश इंटरेस्टेड हैं ब्रह्मोस को अपने मिलिट्री और डिफेंस में शामिल करने के लिए। इसके अलावा कोई और डिफेंस का आइटम, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। जी, इंडिया ने खुद से अपना एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बना के तैयार किया है। यानी इंडिया इस कैपेबल है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है और बेच सकता है दूसरी कंट्रीज को। और इसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा अच्छा, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पहले चाइना ही, अमेरिका के लिए भी चाइना बना रहा था, तो चाइना सबसे ज्यादा बना रहा था तो वो चाइना सेल कर रहा था। अब अगर इंडिया भी ने भी बनाना शुरू कर दिया तो फिर इंडिया तो पहला कस्टमर हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे अपना डिफेंस बजट बढ़ाता जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से एयरक्राफ्ट कैरियर की एक अच्छी खासी डील मिल जाए। इसके अलावा कुछ और, हमारा तेजस एयरक्राफ्ट, आकाश मिसाइल, पिनाका मिसाइल सिस्टम, ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो आने वाले समय में इंडिया एक्सपोर्ट कर एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारी इकोनॉमिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में लगा सकता है। लेकिन मैंने बोला था वीडियो के
स्टार्टिंग में कि वेपन्स एक चीज है, यानी वो वेपन्स जिनसे हम हमला करते हैं। कुछ ऐसे वेपन्स भी हैं जिनका यूज कर इंडिया बहुत चालाकी से दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस वापस पा सकता है। क्या? पहला, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, इतना तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में ही इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से काफी हद तक बढ़ी है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ये चैनल नहीं चलाता, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनका कोई जवाब नहीं है। मेरे पर्सनल फेवरेट है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता आज किस पार्टी में है, कल किस में रहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे फॉरेन मिनिस्टर है। इनको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि किस सिचुएशन में कैसे डील किया जाए, इतने सालों तक डिप्लोमेट जो रहे हैं, और कैसे इंडिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इज्जत करवानी है। और शायद बहुत हद तक लोग मेरे से सहमत होंगे कि कंट्री की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इसी चीज तक लिमिटेड नहीं रहती कि बाकी कंट्रीज के साथ उसके कैसे संबंध है, बल्कि एक कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत बार फॉरेन रिलेशंस तय करते हैं। एक कंट्री में बाकी कंट्रीज कितना इंटरेस्टेड है कई बार फॉरेन रिलेशंस तय करते हैं। और इंडिया को ना इस वक्त एक बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या है, आपको ऐसे समझाता हूँ कि 2-3 ऐसी कंट्रीज के बारे में सोचो जिनमें पोटेंशियल है या पोटेंशियल था सुपर पावर बनने का। अमेरिका का नाम आएगा, रशिया शायद आ जाए, चाइना आ जाएगा, जापान आ सकता है, जर्मनी कुछ हद तक, ये कुछ बड़े नाम है। यूके वगैरह को छोड़ दो, अब इनका गेम नहीं है फ्यूचर के लिए। अब देखो, इन सब बड़ी कंट्रीज के आपस में नहीं जमती। अमेरिका और जापान की अलायंस है, लेकिन चाइना और रशिया से नहीं जमती इनकी। रशिया और चाइना आपस में दोस्त है, लेकिन अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनती। यूरोप में जर्मनी क्या, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो खुल के बिल्कुल गले लगा के रशिया या चाइना के लिए बोले कि आओ आप ही का इंतजार था। अब मेन कैरेक्टर चेंज कर दो और इंडिया को रख लो। चाइना के अलावा कोई ऐसा कंट्री है जिससे इंडिया की नहीं बनी? पाकिस्तान छोड़ दो, उनसे हमें मतलब भी नहीं है। बड़ी कंट्रीज के बारे में सोचो, रशिया से अच्छी दोस्ती है, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप के मैक्सिमम देशों से अच्छी बनती है। जापान का तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है और भी आएगा फ्यूचर के अंदर। मतलब इंडिया के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम दोनों तरफ से गेम खेल सकते हैं। अमेरिका से फायदा मिलेगा, ले सकते हैं, रशिया से फायदा मिलेगा, वो भी ले सकते हैं। इंडिया की जितनी अच्छी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ की कंट्रीज से बनती है, शायद ही और किसी कंट्री की बनती होगी। और ये बहुत बड़ा फायदा है जो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज टू बी ऑनेस्ट नहीं उठा पाती। अगले हथियार की बात करें, ये वो है एक्चुअली जिसका फायदा कुछ समय पहले तक चाइना ने भी खूब उठाया था। देखो, होता क्या है कि एक कंट्री जैसे जैसे ग्रो करने लगती है, धीरे धीरे वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ये ओवरऑल हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जैसे अगर आपके पास $1000 है, मतलब भारत में वो 81-82 रुपए के आसपास बन जाएगा। लेकिन क्या आप अमेरिका में $1000 का उतना ही सामान ले पाओगे जो भारत में आप 81-82 हजार रुपए का ले सकते हो? नहीं, इंडिया में पैसे कम खर्च होंगे। सेम ऐसे ही जब चाइना ने अपनी कंट्री को ग्रो करना शुरू किया था तो वहां अवेलेबल होते थे चीप लेबर, यानी सस्ते दामों में वहां लोग काम कर लेते थे कंपनीज के लिए एज कम्पेयर टू अमेरिका और यूरोप, क्योंकि वहां कंपनीज को ज्यादा पैसा देना पड़ता था एम्प्लॉइज को काम कराने के लिए। लेकिन अब चाइना में भी चीप लेबर बहुत ज्यादा चीप नहीं रहा, वहां ज्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अभी भी लेबर चीप है, दुनिया के मुकाबले काफी सस्ते में काम इंडिया में हो सकते हैं अगर अमेरिका, यूरोप, इवन चाइना से भी कंपेयर किया जाए तो चीप लेबर कॉस्ट एक वो चीज है जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर खींच सकती है और एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दे सकती है। लेकिन उसके लिए शुरुआत में कुछ चीजें इंडिया को करनी पड़ेंगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हमारी थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम होगी, तो एटलीस्ट इस चीज में हम चाइना जैसी कंट्रीज के साथ कंपीट कर पाएंगे। चलो, एक आखिर में एक और पॉइंट बता ही देता हूं, और वो है इंडिया का खुद का एटीट्यूड। मतलब इंडिया में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो खुद इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर के लिए पुश कर रही है। जैसे काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर लिए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव हैं और इनका फायदा जमीनी लेवल पे हमें दिख रहा है। काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रोडवेज में, रेलवे सेक्टर में, एयरवेज में, वाटरवेज में, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो ये खुद ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया को तैयार किया जा रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत बड़ी पावर संभालनी है तो तुम्हें तैयार कर देते हैं। खैर, ये काफी अच्छी चीज है और कंट्री की ग्रोथ हो रही है, अच्छा ही हो रहा है। लेकिन हथियार बेचने से लेकर के इंडिया के अंदर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तक का हर चीज ऐसी है जो इंडिया को फ्यूचर सुपर पावर बनाने के लिए तैयार कर रही है। देखना यह है कि सक्सेसफुल हम कब तक होते हैं। आपका क्या सोच रहा है, ये इनफ है जो इंडिया में हो रहा है इंडिया को एक सुपर पावर बनाने के लिए, या और भी चीजें जरूरी हैं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। यार, अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, लाइक मेक इन इंडिया, इसके अंदर एक बताया कि मेक इन इंडिया में आप नए नए दूसरे स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स इंडिया, और इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो कि इंडिया में ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इस गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट है, इसने आके बीजेपी ने
सारे काम स्टार्ट किए हैं और इनके जितने भी काम हैं वो उन्हीं उन्हीं कामों ने ही एक इंडिया को अच्छा भला नाम दिया है, exactly. अच्छी इमेज दी है, जिसकी वजह से आज इंडिया इंडिया वैसे इतनी चांद तेजी पे भी से पहुंचा हुआ माशाल्लाह है। ग्रो कर रहा है, तो इसमें हाँ न्यू प्रोजेक्ट हाँ न्यू मतलब बन रहे नए हैं नए सारा। जितनी भी चीजें हैं हर चीज में इंडिया ने हाथ डाला हुआ है हाँ, और उसमें हर सक्सेस भी हो रहा है। हर काम में माशाल्लाह से सक्सेस भी हो रहा और है। बहुत तो अच्छे से देखा जाए तो इस टाइम पे आने वाला टाइम मुझे भी ऐसा ही हाँ, लगता है, कि आने वाला सुपर टाइम पावर इंडिया का ही है। इंशाल्लाह। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हाँ जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है, चाहे हमारे हमारे अगेंस्ट बहुत सारे काम इस तरह के हो रहे हैं हाँ जिसमें पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता है, बट बट जो पॉजिटिव चीज़ें हैं पॉजिटिव है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाला टाइम इंडिया का है। इंडिया तो नो डाउट सारे के सारी चीज़ें यही बताती हैं कि इंडिया एक अगर हम ये नहीं कहेंगे कि यार आने वाले 2030 में ही इंडिया जो है अमेरिका से भी आगे निकल जाए या चाइना से भी, टाइम लगेगा बट उनके मुकाबले तक आ सकता है। और आगे निकलने का तो फिर यही हो सकता है कि उसको ख़त्म करो और आगे निकल जाओ, क्योंकि वो कंट्रीज भी अपनी तरफ से पूरा हाँ जोर पूरा लगा जोर रही है लगा रही कि है, वो भी आगे ही बढ़े। रहें। हाँ तो खैर वीडियो अच्छी थी, अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर, हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।